हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है काउंसिल एक्ट 1892। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म था जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। किस लिए? तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडिया में थी उसके रोल को एक्सपेंड करने के लिए। वैसे तो ये लिमिटेड इन नेचर थी, लेकिन ये एक अर्ली स्टेप टुवार्ड्स कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस अंडर कॉलोनियल रूल। बैकग्राउंड की बात करें तो इसके पीछे का रीज़न एक तो ये था कि जो नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी थी काफ़ी स्पीड से। तो इसलिए ब्रिटिशर्स को लगा कि अब जो है ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट है इसको पास करवाना पड़ेगा। दूसरा ये है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में फॉर्मेशन हुआ है जिसका, उसकी वजह से बनने के बाद क्या हुआ कि जो डिमांड थी इंडियन पार्टिसिपेशन का गवर्नेंस में वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा, इंक्रीज करने लगा। तो इसको देखते हुए जो लॉर्ड क्रॉस थे उन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। वो थे तभी के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी कि ब्रिटेन में जो इंडिया के लिए जितने भी लॉ वगैरह देख रहे थे वही देख रहे थे, लॉर्ड क्रॉस। अब ब्रिटिशर्स का एम क्या था? ब्रिटिशर्स का जो मेन एम था इंडियंस को थोड़ा सेटिस्फाई पीच करना, उनकी डिमांड्स को पार्शली मान लेना। लेकिन जो रियल पावर है वो और कंट्रोल अपने हाथ में ही रखना। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का जो है की प्रोविजंस हम देखते हैं। तो पहला है एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये एक्ट जो है जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसको इंक्रीज करता है। इसका मेन पर्पस था कि कंसल्टेशन का जो स्कोप था उसको थोड़ा ब्रॉड किया जाए ताकि जो ज़्यादा लोगों की राय ली जा सके। ठीक है। अब दूसरी बात करें तो दूसरा आता है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की। तो इसमें जो है जो नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स थे उसका जो है जो नंबर है वो इंक्रीज किया गया, काउंसिल में उनको ज़्यादा नंबर में ऐड किया गया। इसके बावजूद जो था ऑफिशियल जो ब्रिटिश मेंबर्स थे उनका भी अभी भी डोमिनेंट ही रहे, उनके पावर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये सिर्फ नाम का एक सिंबॉलिक कह सकते हैं कि वर्क था, और जो रियल इन्फ्लुएंस था इंडियंस का वो काफ़ी लिमिटेड था। प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन, इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया? तो प्रोविंशियल काउंसिल का जो है स्ट्रेंथ को वो फिक्स किया गया। बॉम्बे में 8 मेंबर्स, मद्रास 20 मेंबर्स, बंगाल 20 मेंबर्स, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस 15 मेंबर्स, ओड 15 मेंबर्स। तो ये जो है ये एक्ट इंश्योर्ड करता है कि लिमिटेड रीजनल रिप्रेजेंटेशन। अगर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो इसमें मिनिमम था 10 मेंबर हो सकते हैं और मैक्सिमम 16 मेंबर्स हो सकते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन, वैसे तो इलेक्शन टर्म इस एक्ट में यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करता है एक इनडायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम। जो मेंबर्स थे वो सेलेक्ट होते थे थ्रू रिकमेंडेशन, और ये जो है इंडिकेट करता है कि जो ये एक अर्ली मूव था टुवर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। एम्पावरमेंट ऑफ लोकल बॉडीज लाइक म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, यूनिवर्सिटीज, जमींदार्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड एसोसिएशन, ये जो थे इनको पावर दिया गया कि आप जो है प्रोविंशियल काउंसिल के लिए जो है मेंबर्स को रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था कि पहले इंडिविजुअल पर्सन किसी को रिकमेंड करता था कि इनको मेंबर बनाया जाए, लेकिन अब क्या है कि इंट्रोड्यूस होता है इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज़ कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स कर सकते हैं। और इसके साथ ही इस एक्ट के थ्रू जो दिया जाता है राइट टू डिस्कस फाइनेंशियल मैटर। पहले का क्या था कि जो ये मेंबर थे इंडियन नॉन ऑफिशियल मेंबर, ये जो है फाइनेंशियल मैटर पे डिस्कस नहीं कर सकते थे, लेकिन अब क्या है कि मेंबर्स को अलाउड है कि आप बजट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो भी आप काउंसिल में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इनको कोई वोटिंग राइट नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ एडवाइजरी और सिंबॉलिक नेचर का है।
जबकि जो है फाइनेंशियल कंट्रोल अभी भी एग्जीक्यूटिव के पास ही है। राइट टू क्वेश्चन द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर्स जो है, काउंसिल्स के मेंबर्स जो हैं, वो क्वेश्चन कर सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर पे एग्जीक्यूटिव से। उसके लिए उन लोगों को जो है 6 डे प्रायर नोटिस देना पड़ता था एग्जीक्यूटिव को। तो ये इंट्रोड्यूस करता है एक लिमिटेड मैकेनिज्म ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सिग्निफिकेंस की बात करें तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो है ये एक्ट जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल माइलस्टोन की तरह देखा जा सकता है। ये पहला स्टेप था टुवर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन इंडिया। साथ ही ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को भी इनकरेज करता है एजुकेटेड इंडियंस के लिए। इसके साथ ही वो एक्सपोज करता है ये एक्ट ब्रिटिश रिफॉर्म के लिमिटेशंस को, कि ये पावर दे करके भी पावर सिर्फ सिंबॉलिक नेचर का है, और जिस वजह से है जो नेशनलिस्ट डिससेटिस्फैक्शन है ये और ज़्यादा बढ़ने लगती है। और ये इनडायरेक्टली जो है ये एक्ट कंट्रीब्यूट करती है किस चीज़ में, तो रिवॉल्यूशनरी और एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को बढ़ाने में ये इनडायरेक्टली अपना कंट्रीब्यूशन देती है। कंक्लूजन, इंडियन काउंसिल एक्ट वैसे तो लिमिटेड है, लेकिन क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन जो है इंडिया में उसको एक बेस प्रोवाइड करता है। ये जो है एक्ट करता है एज अ प्रीकर्सर टू लेटर रिफॉर्म्स, जैसे कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, और इसके साथ ही मजबूती प्रदान करता है इंडियन के जो डिमांड होते हैं सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।